हेलो फ्रेंड्स, चलिए भारत के संविधान की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में देख रहे थे, जिसको हम दो पार्ट में अध्ययन कर चुके हैं। थोड़ा सा और बचा है, आइए इसको पार्ट थर्ड के रूप में देखते हैं। उसके बाद कल हम उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको कहां कहां राष्ट्रपति का प्रावधान है भारतीय संविधान में, इसके बारे में बताया जा चुका है। उनके कार्यकाल है, किस तरह से उनको निर्वाचित किया जाता है, कौन भाग लेते हैं, महाभियोग प्रक्रिया क्या है, उनके जितने भी शक्तियां प्राप्त हैं उनके बारे में भी हम कल देखे थे। आज उन शक्तियों के बारे में बात करेंगे जिसका अध्ययन हम कल नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो देखिए, आज पार्ट 3 हुआ आपका भारत के राष्ट्रपति। इसके हम अधिकार एवं शक्तियां के बारे में देख रहे थे। तो आइए सबसे पहले आज बात करते हैं राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति के बारे में, ठीक है। तो देखिए, आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में आपका पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हो जाएगा। उसकी भी प्लानिंग चल रही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रश्न का आंसर दिया कीजिए, तभी वह क्लास आ पाएगा। क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि आप कमेंट नहीं करते हैं, आप प्रश्न का आंसर नहीं दे पाते हैं, तो आप कक्षा का वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न का उत्तर दिया कीजिए। अभी तैयारी नहीं कर पाएंगे तो आप 2 माह में किस तरह से 100 नंबर की तैयारी करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको अभी से अध्ययन करना पड़ेगा। चलिए, राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्ति के बारे में देखते हैं। तो स्वविवेक शक्ति क्या है? उनकी वे शक्तियां जिनके लिए वे मंत्री परिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अर्थात राष्ट्रपति स्वयं अपने विवेक के अनुसार किसी भी विधेयक पर निर्णय ले सकता है, बिना किसी मंत्री परिषद के परामर्श या सलाह पर। तो कौन कौन से? तो देखिए, पहला, विधेयक को रोकना, पुनर्विचार और वापस भेजना। क्या है रोकना? तो देखिए, कोई विधेयक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पारित हो जाने के बाद जब राष्ट्रपति के समक्ष उसे प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति को अगर लगता है कि जो विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है वह अभी जनता के हित के लिए उपयोगी नहीं है, तो उस विधेयक को अपने पास रख सकता है। इसे ही रोकना कहते हैं। दूसरा क्या है? पुनर्विचार। अगर राष्ट्रपति को लगता है जो विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से तो पारित हो चुका है, इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन हो सकता है ताकि लोक कल्याणकारी इससे और बेहतर बन सके जो पहले विधेयक पारित हो चुका है, तो इसके लिए भी पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। तीसरा क्या है? वापस भेजना, डायरेक्ट रिजेक्ट कर देना। कोई विधेयक अगर जनता के हित में नहीं है, भले ही लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका हो, और राष्ट्रपति को लगता है कि यह उचित और अनुपयोगी है, तब उस विधेयक को वापस भेज सकता है। तो 3 कंडीशन हुआ, या तो रोक सकता है, या तो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या डायरेक्ट रिजेक्ट कर सकता है। दूसरा बिंदु क्या है? किसी भी दल को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित करना। जितने भी राजनीतिक दल हैं जिसमें आपका लोकसभा के अनुसार सरकार का निर्णय होता है कि आखिर किनकी सरकार बननी है, तो लोकसभा में मान लीजिए किसी भी जो राजनीतिक दल है उनका स्पष्ट रूप से यह तय नहीं हो पा रहा है कि किसे प्रधानमंत्री बनाया जाए और किस पार्टी का मंत्री परिषद गठित किया जाए,
क्योंकि जब संख्या लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों का समान रहता हो, आसपास हो, तो राष्ट्रपति की यह स्वविवेक शक्ति है कि वे किसी भी राजनीतिक दल को आमंत्रित कर सकता है कि आइए आप सरकार बनाइए। वहीं जब स्पष्ट किसी राजनीतिक दल का बहुमत होता है तब आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि जिस पार्टी का बहुमत होता है वे अपने बहुमत दल के नेता किसी एक को प्रधानमंत्री नियुक्त कर ही लेते हैं। तो ये आपका दूसरा हुआ। तीसरा क्या है? किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, क्योंकि सारे क्रियाकलाप तो आपके राष्ट्रपति के नाम से हो रहे हैं, राष्ट्रपति के ही नाम से आपका सारे कार्य संपादित हो रहे हैं, तो उनका दायित्व तो भी बनता है कि मेरे नाम से क्या क्या कार्य संपादित हो रहे हैं आप मुझे अवगत कराएं। तो वे प्रधानमंत्री से कह सकते हैं। तो ये उनके कुछ प्रमुख स्वविवेक शक्तियां हैं जिसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है और मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगला क्या है? संसद का संयुक्त अधिवेशन, जिसका प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में। संयुक्त अधिवेशन नाम से स्पष्ट आप समझ गए होंगे, संयुक्त लोकसभा और राज्यसभा मिलकर जब दो व्यक्ति एक साथ काम करेंगे तभी आप संयुक्त कहते हैं। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन जब लोकसभा और राज्यसभा मिलकर किसी विधेयक पर निर्णय लेने वाले हों, वह संयुक्त अधिवेशन है। तो कब होता है यह? तो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। किस तरह से होगा? कोई विधेयक है, ठीक है, यदि लोकसभा से पारित हो चुका है, ठीक है, लोकसभा से पारित हो चुका है लेकिन राज्यसभा में किसी कारणवश वहां से पारित नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो विधेयक है वह जनता के हित में और महत्वपूर्ण उपयोगी है, तो मंत्रिपरिषद यह सलाह दे सकता है और भारत के राष्ट्रपति को यह अनुशंसा कर सकता है कि आप संयुक्त अधिवेशन आयोजित कराइए। इसका प्रावधान कहां पर है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में। आप समझ तो रहे ना विधेयक क्या है? कल भी बताया था, समझ लीजिए क्या है। सबसे पहले जो आप प्रारूप तैयार करते हैं, रूपरेखा जो बनाते हैं कि आखिर योजना क्या क्या होगी, वे एक सिंपल प्रारूप है आपका। जब यही प्रारूप आपका लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से या किसी एक जगह से पारित हो जाता है, प्रस्तुत नहीं बोल रहा हूं ना, प्रस्तुत अर्थात रखना है, पारित अर्थात लगभग आप समझिए समर्थन देना है। तो विधेयक प्रारूप जब लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है तो विधेयक कहलाता है। यही विधेयक जब भारत के राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है, यही राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो क्या रूप ले लेता है? तो कानून का रूप ले लेता है और वह विधेयक कानून बन जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से पहला बिंदु क्या हुआ? मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। मान लीजिए अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, और मान लीजिए उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। और मान लीजिए राज्यसभा का उपसभापति भी उपस्थित नहीं है तो सदस्यों में से किसी एक को उसकी अध्यक्षता सौंपी जाएगी। तो इसको याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है, मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थिति हो तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो उपाध्यक्ष करेगा। जब ये दोनों अनुपस्थित हो तो राज्यसभा के उपसभापति। जब तीनों अनुपस्थिति हो तो सदस्यों में से किसी एक को संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता दी जाती है। अगला क्या है? कारण। कब आप
संयुक्त अधिवेशन आयोजित करते हैं? तो देखिए, लोकसभा हो गया या राज्यसभा, जब दोनों उस विधेयक पर सही तरीके से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन लगता है वह विधेयक जनता के हित में ही है, देश के विकास के लिए है, तब संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जा सकता है। यह आपका पहला कंडीशन कि एक सदन पारित कर चुका है और दूसरे सदन में पारित नहीं हो पा रहा है। तीसरा क्या है? संशोधन। जब पुनर्विचार के लिए जब भारत के राष्ट्रपति उस विधेयक को जब वापस भेज देते हैं, तो जब उस पर संशोधन किया जाता है, तब भी मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच मतभेद की उत्पन्न स्थिति हो रही हो, तब भी संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जा सकता है। तीसरा क्या है? जब भारत के राष्ट्रपति उस विधेयक को संशोधन करने के लिए वापस भेजते हैं और दोनों सदन संशोधन करने के बाद एक अलग विधेयक प्रस्तुत करते हैं, लेकिन दोनों के बीच भी मतभेद की उत्पन्न स्थिति हो रही हो, तब संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जा सकता है, ताकि आप दोनों कम से कम बातचीत कीजिए, जो विधेयक है उस पर बहस कीजिए, चर्चा परिचर्चा कीजिए, ताकि उस पर सही तरीके से निर्णय लिया जा सके। इसलिए संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। कोरम, कोरम से आशय आपका गणपूर्ति से है। पंचायती राज व्यवस्था में बताऊंगा क्या होता है गणपूर्ति। यहां इतना समझ लीजिए कि वह न्यूनतम संख्या है जहां से चर्चा परिचर्चा प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो गणपूर्ति देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा के कुल सदस्य का 1/10 सदस्य जब संयुक्त अधिवेशन में उपस्थित हो, कितने सदस्य? लोकसभा एवं राज्यसभा के 1/10 सदस्य इतने टोटल उपस्थित होंगे, तभी उस पर संयुक्त अधिवेशन पर चर्चा परिचर्चा की जा सकती है। आगे आने वाले दिनों में अध्ययन करेंगे संसद के बारे में, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, इसका अलग से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका गणपूर्ति। तो आखिर संयुक्त अधिवेशन होता है तो अभी तक कितने बार हुआ है? तो याद रखेंगे, अभी तक 3 बार हो चुका है। 3 बार संयुक्त अधिवेशन कब कब हुआ है, क्या विधेयक था? तो आइए देख लीजिए, विधेयक और ये वर्ष, बैठक कब हुआ था संयुक्त अधिवेशन। तो पहला दहेज प्रतिषेध विधेयक जो 1960 में आया था, दहेज प्रतिषेध विधेयक 1960, इसके लिए 1961 में संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया गया था। दूसरा बैंक सेवा आयोग विधेयक आया था 1977 में, जिसके लिए 1978 में संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया गया था। तीसरा क्या है? पोटा एक्ट, आतंकवाद से संबंधित जो विधेयक 2002 में आया था, तो इसके लिए भी 2002 में संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन आयोजित हो चुका है। याद रखेंगे, प्रश्न में पूछा गया है और पूछा जाता है। किस पर कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं जिस पर संयुक्त अधिवेशन बैठक आयोजित किया जा सकता है? तो पहला याद रखेंगे, वित्त विधेयक पर। वित्त विधेयक पर बहस के लिए संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जा सकता है। कल आप लोगों को बताया हूं वित्त विधेयक, इसका भारतीय संविधान में कहां पर उल्लेखित किया गया है, कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। वीडियो को स्किप कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर वित्त आयोग या वित्त विधेयक बोलना चाहिए, जिस तरह से धन विधेयक होता है उसी तरह से वित्त विधेयक के बारे में आपको कल बताया हूं कि कौन से अनुच्छेद में उसका वर्णन किया गया है। कमेंट बॉक्स में बताइए अभी वित्त विधेयक कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है, बता दीजिएगा कमेंट करके। दूसरा, कोई सामान्य विधेयक है, उस पर भी संयुक्त अधिवेशन आयोजित
किया जा सकता है। और तीसरा क्या है, कोई सरकारी विधेयक। तो ये 3 विधेयक प्रमुख हैं जिन पर संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हुआ आपका राष्ट्रपति की संविधानिक शक्ति। दूसरा, संसद का संयुक्त अधिवेशन भले ही मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर आयोजित किया जाता है, लेकिन बुलाने का दायित्व किसका होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का। अगला बात करते हैं अध्यादेश शक्ति, जिसका उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में। तो अनुच्छेद 123 में आप अध्यादेश शक्ति का उल्लेख करते हैं, तो कब आप अध्यादेश लाते हैं, तो देख लीजिए अध्यादेश कब आयोजित होता है। तो एक सदन का सत्र जब नहीं चल रहा हो। दूसरा क्या है, जब लोकसभा विघटित हो गया हो। कोई विधेयक है उस पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से पारित होना आवश्यक है। तो किसी बात पर आपको निर्णय लेना है, उस पर समर्थन चाहिए, तो उसके लिए सदन का चलना आवश्यक है। तो इस तरह से जब तक दोनों सदन आपका चल नहीं रहा हो, दोनों सदन पर सत्र न चल रहा हो, तब आपका अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो पहला कंडीशन हो गया कि एक सदन का सदन न चल रहा हो। दूसरा क्या है, जब लोकसभा विघटित हो गया हो, तब भी आपका अध्यादेश जारी किया जा सकता है। कौन से विषय वस्तु पर क्या चर्चा परिचर्चा की जा सकती है, तो पहला आपके संघ सूची विषय पर और दूसरा समवर्ती सूची विषय पर। संघ सूची एवं समवर्ती सूची, इन विषय वस्तुओं पर चर्चा परिचर्चा की जा सकती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची में विषय वस्तुओं को बंटवारा किया गया है सूची में, कौन से अनुसूची में, मतलब कौन से आपके भारतीय संविधान के जो 12 अनुसूची हैं, तो 12 अनुसूची में कौन से अनुसूची में यह उल्लेखित किया गया है कि विषय वस्तु का संघ राज्य, समवर्ती सूची और राज्य क्षेत्र, इनके विषय वस्तु में विभाजित किया गया है, वितरण किया गया है। वीडियो को स्किप कर दीजिए और बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला प्रश्न आपका यहां पर हुआ, दूसरा प्रश्न ये हुआ। ठीक है, एक प्रश्न और बताएंगे आपको दूंगा, आप तीनों प्रश्न का आंसर बताइएगा। तो ये आप उनके तीसरे शक्तियां हुए अध्यादेश शक्ति के बारे में। अगला देखते हैं वीटो पावर। वीटो पावर जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 111 में। एक तरह से वीटो का अर्थ समझे तो प्रतिषेध होता है, प्रतिषेध से आशय आपका मना करना है। ठीक है, तो वीटो पावर क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं भारत के राष्ट्रपति को, तो देखिए 3 प्रकार के उन्हें वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। पहला अंत्यांतिक वीटो, दूसरा निलंबनकारी वीटो और तीसरा पॉकेट वीटो। 3 कौन कौन से वीटो हुआ, पहला अंत्यांतिक वीटो, दूसरा निलंबनकारी वीटो और तीसरा पॉकेट वीटो। तो क्या है अंत्यांतिक वीटो, तो देखिए राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। कोई विधेयक है, शुरू से देखते आ रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा से जब पारित हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यदि वही भारत के राष्ट्रपति उस विधेयक को नहीं पुनर्विचार के लिए सदन में वापस भेजता है, नहीं स्वयं कुछ निर्णय लेता है, नहीं उस पर कुछ संशोधन करने के लिए सदन को कहता है, सिर्फ अपने पास फाइल को अपने पास सुरक्षित रखता है, न ही कुछ निर्णय लेता है,
यह आपके अंत्यांतिक वीटो के अंतर्गत आता है और यही आगे सुरक्षित समाप्त हो जाता है, वह विधेयक उस पर निर्णय नहीं हो पाता है। ये आपका पहला उनका अधिकार हुआ अंत्यांतिक वीटो, किसके अंतर्गत, वीटो पावर का। दूसरा क्या है, निलंबनकारी वीटो। तो निलंबनकारी वीटो में क्या है, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना। शुरू से अध्ययन करते आ रहे हैं, सिर्फ नाम में अंतर है। यहाँ पर वीटो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है और वीटो का नाम क्या है, निलंबनकारी वीटो। जब विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है, तो राष्ट्रपति को लगता है कि इसमें कुछ और परिवर्तन या संशोधन किया जा सकता है, तो आप इस पर एक बार और डिस्कस कर लीजिए। इसके लिए वे जब सदन में वापस भेजते हैं तो यह उनका अधिकार निलंबनकारी वीटो कहलाता है। तीसरा क्या है, पॉकेट वीटो। तो क्या है पॉकेट वीटो, अनिश्चित काल के लिए निलंबित करना। जिस तरह से यहां पर सुरक्षित करके वह विधेयक समाप्त हो जाता है, उसी तरह पॉकेट वीटो को भी अपने पास रखते हैं, समय आने पर ही उस पर निर्णय लिया जाता है। तो इस तरह से उनके वीटो पावर की शक्ति हुआ, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 में उल्लेखित है। तो इस तरह से हम 3 पार्ट में भारत के राष्ट्रपति को अध्ययन किए हैं, जिसमें पहले कक्षा में सिर्फ उनके प्रावधानों के बारे में बात किए थे, किस तरह से उनका नाम भारतीय संविधान में उल्लेखित है, क्या उनके कार्यकाल है, वेतन क्या है, चुनाव किस तरह से होता है, महाभियोग में कौन भाग लेते हैं, इन सभी के बारे में देखे थे। दूसरी कक्षा में उनके कार्य, शक्तियां एवं अधिकार के बारे में देखे हैं और आज की कक्षा में उसी अधिकार एवं शक्तियां को आगे बढ़ाए हैं। तो इस तरह से भारत का राष्ट्रपति 3 कक्षा में पूरी तरह से समाप्त होता है। आपके पास कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होंगे तो कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में आप सभी को मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। तो आपके लिए आज का तीसरा प्रश्न है कि वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है। वित्त आयोग, ठीक है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है, ये आज का तीसरा प्रश्न है। 2 प्रश्न आपको वीडियो के मध्य में देखने को मिला है, तो आप तीनों प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल की कक्षा में बात करेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, उसके बाद प्रधानमंत्री की ओर आगे बढ़ेंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नई सुबह और एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।